सभी को नमस्कार। आज का वीडियो पिछले 7-8 दिन में मैंने लगभग 25 से 30 बच्चों के साथ काउंसलिंग सेशन किए होंगे। उनमें 6 बच्चों की एक कॉमन प्रॉब्लम थी कि सर क्या एक साल में हम कैसे सक्सेस प्राप्त करें। एक साल इसलिए क्योंकि आप लोगों को लग रहा है कि 27 और 28 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगा कि जब ये 6 बच्चों की कॉमन प्रॉब्लम हो सकती है, कोई बच्चा कहता है मैं 4 साल से कर रहा हूँ फिर नहीं हो पा रहा, कोई 2 साल से कर रहा है, कोई बच्चा फर्स्ट बार कर रहा है, लेकिन कॉमन सवाल उभरना कि सर क्या एक साल में क्या ये चीजें पॉसिबल है। मैं एक छोटी सी चीज से शुरुआत करूंगा। अभी कुछ देर पहले एक बच्ची का मेरे पास कॉल आया कि सर विशेष शिक्षा ये वैकेंसी निकली हुई है और क्या 4 महीने में मैं कैसे मैनेज करूं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हमारा अधिकतर समय केवल इस बात में निकलता है कि मैनेज कैसे करूं। केवल हम सोचते हैं और ये हम 10 लोगों से पूछ लेंगे मैनेज कैसे करूं, वो 10 लोग बता पाएंगे कि आपकी दिनचर्या कैसी है, आपकी परिस्थितियां कैसी है और उनके बताए गए सजेशन आपके लिए क्या वास्तव में उपयोगी है। ये आज का प्लान सुनिएगा थोड़ा सा। मैं अभी 5 दिन पहले की घटना है। एक व्यक्ति के पास जूस पीने जाता हूं, मैंने उनसे पर्सनली एक सवाल पूछा। मैंने कहा ये सब कैसे चीजें कैसे करते हो, तो उन्होंने कहा कि सर जिंदगी में जब परिस्थितियां खराब होती है ना, तो मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ती, चीजें अपने आप मैनेज हो जाती हैं। बोले मैं 2-2:30 बजे उठ जाता हूं, फिर मंडी में जाता हूं, मंडी से कुछ ताजी सब्जियां लेके आता हूं और इस पार्क के सामने जो है ये जूस का ये लगाता हूं और लगभग 3 से 4 घंटे यहाँ पे काम करता हूं और मेरी एक अच्छी मजदूरी बन जाती है। फिर एक कंपनी में जाता हूं जहां 8 घंटे की ड्यूटी होती है और मुझे कुल मिला के अच्छा पेमेंट मिल जाता है। फिर मैं शाम को रात को 7 बजे के आसपास मैं 1.5 घंटा केवल गोलगप्पे की एक थड़ी लगाता हूं जिसमें एक मेरा एक असिस्टेंट भी होता है। टोटली इन सब की वजह से कि मेरे पास जब मैं जयपुर जैसे शहर में आया था कुछ नहीं था, आज मेरे पास मेरा खुद का मकान है। अब मुझे सोचना नहीं पड़ता कि मैनेज कैसे करूं। मैनेज चीजें होती हैं जब प्रेशर बड़ा होता है। एक तो होता है प्रेशर बड़ा होता है, हम घबरा जाते हैं, सर आप बता दो वो बता दो। तो इन सब चीजों से हटकर सच में जो बच्चे को लगता है कि सर मेरे पास एक साल बेहतरीन है और मुझे कंप्लीट एफर्ट देने हैं। हो सकता है आप में से कई बच्चे 5 साल 4 साल 3 साल, मैं हर प्रकार के बच्चों से मिला हूं। अभी एग्रीकल्चर का जो रिजल्ट आया उसमें फर्स्ट रैंक वाला बच्चा मेरे पास सीख कर घर मिलने आया। उस बच्चे ने कहा कि सर दादी के पास बैठकर पढ़ता था, दादी की सेवा भी करता था, कहीं किसी कोचिंग नहीं गया और मैं ग्रेड 3 में सिलेक्टेड, 4th ग्रेड में सिलेक्टेड, राजस्थान पुलिस में सिलेक्टेड और एग्रीकल्चर में मेरी फर्स्ट रैंक आई है। ईमानदारी वाला बच्चा था, मारवाड़ का बाड़मेर का बच्चा था। मेरा कहने का मतलब यह है जब तक कोई चीज को अपनी बहुत बड़ी ताकत नहीं बनाओगे और जब तक ये भटकाव रखोगे, अनिश्चितता रखोगे कि मैं कैसे करूं, इसका जवाब कहीं नहीं मिलेगा, आपके पास मिलेगा। एक साल ढंग से चुनिए, मजबूती से चुनिए और डेडिकेशन के साथ अपने आप को उसमें लगा दीजिए। साधना बहुत बड़ी चीज है, तपस्या बहुत बड़ी चीज है। कामना इंसान को हैवान बनाती है लेकिन साधना अभिशाप को वरदान बनाती है और ये सबसे बड़ा सच है। तो इस साधना का ये जो एक साल का जीवन है, इसके मैं 6 पिलर्स आपको बता रहा हूं। एक साइकोलॉजिकल स्टडी है ये और एक मैं मेंटरशिप का प्रोग्राम भी स्टार्ट कर रहा हूं इसको लेकर, इन 6 पिलर्स को लेकर, जहां बच्चों के साथ में व्यक्तिगत रूप से काम करूंगा। सबसे पहले ग्रेड फेस्ट को लेकर करूंगा, लेकिन ये आपको किसी की भी जरूरत नहीं है। यदि आप इन 6 पिलर्स को थोड़ा सा समझ लो और अपने ऊपर लागू कर लो और कहीं भी ये मत सोचो कि सर मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, फिर आपको कहीं डरने की आवश्यकता नहीं है। बहुत शॉर्ट एंड स्वीट समझना। नेचर और स्वाभाविकता की पहचान। आप में से कई बच्चों के मेरे पास जब मैं सेशन लेता हूं तो आप ये कहते हैं सर मुझे ऑनलाइन कोचिंग करनी चाहिए, ऑफलाइन करनी चाहिए, मुझे कैसे पढ़ना चाहिए। ये कोई नहीं बता सकता आपको कैसे पढ़ना चाहिए, आपको अच्छा कैसे लगता है। यदि मैं, जैसे मुझे पढ़ना अच्छा लगता था, मैं चेयर पे बैठ के पढ़ लेता था। मैं लाइब्रेरी में कभी नहीं पढ़ा, मैं अकेला पढ़ता था। मैं कई बार चीजें याद नहीं होती थी, बोल बोल के पढ़ लेता था। कई बार बहुत हार्ड चीजें तो मैं शॉर्ट लिख लेता था। किताब को मैं रंगीन रखता था कंप्लीटली। मैंने अलग से कोई नोट्स नहीं बनाए, उसी किताब में बनाई। ये मेरा तरीका था। मैंने किसी से नहीं पूछा, मैंने किसी से अप्रूवल नहीं लिया। सही है गलत, तुम जब किसी चीज को अप्रूवल लेने की कोशिश करते हो तो कोई कहेगा नहीं नहीं गलत है, कोई कह देगा सही है। 1000 लोग हैं वो अपने तरीके से उस चीज को जज करेंगे और आपको बताएंगे तुम्हें ऐसे पढ़ना चाहिए, इस समय उठना चाहिए, किताब पढ़ने का तरीका ये है, नोट्स बनाने का तरीका। इतने यूट्यूब पे इतने वीडियो बने पड़े हैं। अरे भाई तुम्हें किसी को कॉपी नहीं करना है, तुम्हें पहचानना है कि तुम क्या हो। स्वाभाविकता पहचानिए। मुझे ऑफलाइन कोचिंग अच्छी लगती है, एक रूटीन अच्छा बनता है, मुझे टीचर्स को सामने देखकर पढ़ना अच्छा लगता है, ऑफलाइन पढ़ना चाहिए। मेरे पास ऑफलाइन के लिए टाइम नहीं है, पैसा बहुत खर्च होता है, मुझे पर्टिकुलर ऑनलाइन कोई टीचर विशेष से पढ़ना है नहीं। मुझे ना ऑफलाइन पसंद है ना ऑनलाइन पसंद है। मैं सेल्फ स्टडी करूंगा, बुक्स लूंगा और बुक्स को अच्छे से तैयार करूंगा। आपको क्या अच्छा लगता है उसको चुनिए, ना मेरे कहने से ना किसी और के कहने से, फलाना ये कहेगा फलाना ये कहेगा, नहीं। चुनना किसको है, स्वाभाविकता को चुनना है। आपको क्या बेटर लगता है उसको चुनिए, ठीक है। और इसके अनुसार जैसे आपको लगता है कि सर नहीं 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 मैं कर लूंगा, 100% रिजल्ट आएगा। तो सबसे पहला कदम जिन बच्चों को मैं कह रहा हूं, आप जैसे हैं वैसे बहुत बेहतरीन हैं। केवल ये सुनना है कि मेरे लिए चीज बेटर है, तो फिर दूसरा सवाल किसी से मत पूछिए कि हाँ मैं सहज महसूस कर रहा हूं ऑफलाइन में,
ऑनलाइन में या सेल्फ स्टडी में, तीनों की अपनी कमियां हैं, तीनों की अपनी मजबूत पक्ष है। आपको किसी पे नहीं जाना, साइकोलॉजी वाला वर्क इथिक उपागम यूज करना है, कार्यनीतिक उपागम स्वाभाविकता के अनुसार, कि मुझे मेरा उद्देश्य सिलेक्शन लेना है, मेरे को अधिकतम नंबर प्राप्त करने हैं। जो चीज मुझे जिस समय उठना बैठना, जिस तरीके से पढ़ना, ग्रुप डिस्कशन करना, अकेले पढ़ना, रीडिंग करना, नोट्स बनाना, मुझे क्या लगता है सबसे बेस्ट वो तरीका है, इसके अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं है, इसको फॉलो करना। मैंने किया है, हजारों लाखों लोग यूपीएससी टॉपर्स को कभी भी सुन लेना, वो हमेशा इसको चुनते हैं। सबसे पहला कदम है स्वाभाविकता, ठीक है, तो इसके साथ चुनिए, बाकी दूसरे कदम बाद में चलेंगे। तो पहली चीज, पहला पिलर है नेचुरलिटी की पहचान कीजिए कि मेरे लिए बेटर क्या है, मेरे लिए वैकेंसी सबसे बेटर है, पापा के कहने पे नहीं, धीर सिंह सर के कहने पे नहीं, किसी और सर के कहने पे नहीं, मैं इसमें अच्छा फील करता हूं, मैं सहज हूं, आने वाले एक साल में मुझे इस एग्जाम को पूरा देना है और 100% देना है, उस पर कोई डाउट नहीं करना है, फिर चीजें ऑटोमेटिक हो जाएंगी। नंबर 2, एग्जाम पैटर्न समझ में कई बार इसकी बात करता हूं और ये मैं दोबारा से आज इसकी बात कर रहा हूं। एग्जाम पैटर्न समझ का मतलब, तुम 10 वीडियो देखोगे, एक टीचर ने कहा कि इसकी स्ट्रेटेजी ऐसे है, एक टीचर ने कहा इसकी रणनीति ऐसे है, एक टीचर ने कहा कि आप इसको इस तरीके से पढ़िए, नहीं, ये तो आपके पास कॉमन सेंस है। एग्जाम पैटर्न के लिए क्या करना है, आपने पाठ्यक्रम लिया, सिलेबस लिया, जो भी संबंधित है, चाहे वो आरपीएससी है, आरएसबी है या एसएससी है, कोई भी एग्जाम है, सबका एक पैटर्न होता है, उसको फॉलो करना है। आरपीएससी में 40% पे सिलेक्शन हो रहा है आज, सिर्फ 40%, 50% आ रहे हैं तो आप टॉप कर जाओगे। अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में 70 से 80% मेरिट जा रही है, ठीक है, मतलब उसका पैटर्न समझना है। मुझे आरपीएससी की तैयारी करनी है तो मेरा लेवल ये होगा कि मैं संसाधन कम रखूंगा लेकिन गहराई वाला कॉन्सेप्ट पढ़ूंगा। आरएसएसबी करना है तो मुझे पढ़ना ज्यादा है, फैक्चुअल चीजें ज्यादा आती हैं, तो उनको पूरा समेटना है। मुझे कितना क्विकली रिवीजन कर पाऊंगा, जितना ज्यादा रैपिडली रिवीजन कर पाऊंगा उतना बेटर है। तो सबसे पहले उस एग्जाम के पैटर्न की समझ बनाई कि मुझे स्कूल लेक्चर की तैयारी कर रहा हूं, इसका पैटर्न ये है, यहाँ 40% पे सिलेक्शन हो रहा है, सेकंड ग्रेड में ये है, थर्ड ग्रेड में ये है, रीट परी का ये सिलेबस है। ऐसा नहीं हो सकता कि उसके वाले फार्मूले को तुम यहां लागू कर दोगे, उस वाले को यहां लागू कर दोगे। सिंपल सी बात है, सिलेबस की मैपिंग कीजिए, मैपिंग करने के साथ उसके लेटेस्ट सिर्फ 2 साल के पेपर देखिए, आपको एग्जाम पैटर्न समझ में आएगा, सब चीजें खुद को पता लगेंगी। और जब हम खुद चीजों में डूबते हैं ना, और वो जो समझ बनती है वो हमेशा काम आती है। धीर सिंह सर ने वीडियो बनाया, तुम्हें 10 मिनट अच्छा लगेगा, तुमने लाइक्स दे दिया, कमेंट दे दिया, तुम भगवान हो, बहुत अच्छा बताया है, लेकिन जब तुमने खुद नहीं किया तो तुम उसको कैसे करोगे? और उसके बताए गए, टीचर के बताए गए पैटर्न को तुम अपने ऊपर हूबहू लागू नहीं कर सकते। तुम्हारा नेचर ही अलग है, तो मेरा नेचर अलग है, तो मुझे एग्जाम पैटर्न को समझना है और उसके अनुसार तय करना है कि मेरे लिए सबसे बेटर क्या है। ये पिलर दिमाग में बैठा लो, पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ना है, समझ रहे हो? और ये आपकी कुशलता पे डिपेंड करेगा कि किस तरीके से पढ़ते हो। तो थोड़े से प्रक्रिया, प्रोसेस पे ध्यान दें, ये तीसरा महत्वपूर्ण पार्ट है। शॉर्ट एंड स्वीट बता रहा हूं, बस समझना, इसको लागू करना। तीसरा है स्टडी शेड्यूल डिजाइन। ये बहुत अच्छा तरीका होता है, थर्ड पिलर इसको माना जाता है। ये उन बच्चों के लिए जो 1 साल में मुझे इस कॉम्पिटिशन को निकालना है और हलाल में निकालना है। वहां फिर बाइस नहीं होना चाहिए, वहां फिर नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए कि सर ऐसे थोड़ी होता है 1 साल में, होगा 1 साल में। एक बार जुड़िए, आप ईमानदारी के साथ जुड़िए। मैं जो चीजें कह रहा हूं ना, जोश के साथ कीजिए। जैसे उस जो सुबह जूस बनाने वाले ने मेरे को बोला कि सर आंख खुल जाती हैं, करता हूं सर, मजा आता है, मकान बन गया सर। चीजें होती हैं, करनी पड़ेंगी। ये नहीं सर 4 महीने में कैसे मैनेज होगा, अरे मैनेज कैसे नहीं होगा, 4 साल में भी नहीं होगा मैनेज नहीं करने वाला तो, और मैनेज करने वाला 4 महीने भी कर लेता है। 1 साल का प्लान है। स्टडी शेड्यूल डिजाइन का मतलब है ये आपको डिजाइन करना है, किसी और के अकॉर्डिंग नहीं। टीचर ने कहा कि यार ऐसे कर लो, नहीं, आपको क्या लगता है उसके अकॉर्डिंग करना है, मेरे लिए बेटर क्या है। तो स्टडी शेड्यूल डिजाइन के अंतर्गत आपको क्या करना है कि आपको अपने पूरे दिन को ब्लॉक करना। ब्लॉक का मतलब समझ गए? सबसे बेस्ट रणनीति होती है, साइकोलॉजिकल होती है। ब्लॉक क्या होता है? दिन को ब्लॉक मतलब आपके पास ऐसा होना चाहिए कि नहीं मैं ये करूं, नहीं, पहले से चीजें तय हैं कि मुझे इस चीज को ऐसे करना है। मैं मान लो मॉर्निंग सेशन में पढ़ रहा हूं, मैं इवनिंग सेशन में पढ़ रहा हूं, जो भी आपको लगता है अपने अकॉर्डिंग प्लान बनाइए कि मुझे मॉर्निंग टाइम में पढ़ना बढ़िया लगता है, 12 बजे से पहले मुझे 6 घंटे निकालने, सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी होती है, ठीक है। मुझे 2 घंटे प्रैक्टिस करनी है, मुझे 1 घंटे पीवाईक्यू निकालने हैं, मुझे आधी घंटे या 1 घंटे मुझे इसका टेस्ट देना है। पूरा का पूरा तुम्हारे साल में 1 साल का प्लान होगा कि शुरुआत जो मैं करूंगा वो बेसिक से करूंगा। पहला 1 और 2 महीने मुझे सिलेबस की समझ बनाते हुए, राजस्थान बोर्ड, एनसीईआरटी, सब टीचर अलग बोलेंगे कि एनसीईआरटी पढ़ लो, कोई भी किताब पर्याप्त नहीं होती है, हर किताब अच्छी होती है, उस किताब को बेहतरीन बनाना पड़ता है स्टडी शेड्यूल से, उसमें नई चीजें ऐड ऑन करनी पड़ती है। तो ये चीज दिमाग में रखिए। तो स्टडी शेड्यूल ऐसा होगा 1 से 2 महीने में आप बेसिकली कंप्लीटली तैयार कर लोगे, बहुत आराम से चीजों को पढ़ोगे, ठीक है। 2 से 5 महीने के बीच में आप चीजों को स्ट्रांगली कॉन्सेप्ट आधारित पढ़ना शुरू कर दोगे, ठीक है। 5 से 7 महीने में आपका दूसरा या तीसरा रिवीजन आ जाएगा, और 8 से 10 महीने के अंतर्गत आप कंप्लीट टॉपिक के आगे
आप पूरे टॉपिक के आगे अंडरलाइन कर चुके होंगे कि इसका रेड पार्ट है, ये इसका ग्रीन पार्ट है, यहां से ये प्रश्न इस 2 साल में ये प्रश्न आ गए हैं। मतलब आपको पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट आपके डिजाइन के अकॉर्डिंग, मतलब 12 महीने का ऐसा प्लान बनाइए कि जहां खाली स्पेस बचे ही नहीं, पूरा दिन ब्लॉक हो जाए। तो स्टडी शेड्यूल डिजाइन ये आपका खुद का होना चाहिए। इसको मतलब ऐसे फॉलो करो कि मजा आ जाए। ऐसे नहीं होना चाहिए सर कर लेंगे, नहीं नहीं कोई बात नहीं, आज नहीं पढ़ पाए कल अच्छे से करेंगे। मतलब ये चीजें मत दिमाग में लिखाओ कि मैंने इतना समय खराब कर दिया, 2 साल खराब कर दिया। जो खराब कर दिया वो डाटा है, वो चला गया, उसको क्यों याद करना। मुझे बेटर कैसे करना है, मुझे इस साल में लेना है, बस सिंपल सा थ्योरी है। 1 साल में ये एग्जाम होनी चाहिए और इस तरीके से होगी। थोड़ा सा मोटिवेशन लेके आओ चीजों को लेकर। तो मैं उस जूस वाले की बात से इतना मोटिवेटेड हूं, मुझे लगा यार कोई इंसान ऐसे कैसे, कि मेरा सपना घर बनाना जयपुर में, तो मैं करूंगा। और कर लिया मैंने। एक हम सोचते रहते हैं करना तो है सर, प्लीज आप बता दो ना, आप बता दो, ऐसे थोड़ी होता है, चीजें करनी पड़ेंगी। तो ये तीसरा है कि पूरे दिन को ब्लॉक रखें, 8 से 10 महीने का पूरा डिजाइन बनाएं और उसमें कोशिश करें कि 6 से 7 बार रिवीजन, प्रैक्टिस, सब चीजें शामिल हो। चौथा है रिसोर्स फाइनल और हॉपिंग रोकना। ये बहुत वर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये आज के टाइम में यदि बच्चों का नोट करना शायद आपका भी सबसे बड़ा नेगेटिव रीजन होगा कि सफलता का यदि सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो ये है, सबसे बड़ा दुश्मन यही है, मान के चलना। इससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं है। रिसोर्स शॉपिंग क्या होती है? रिसोर्स शॉपिंग का मतलब है, धीर सिंह सर ने, मान लीजिए हर टीचर का अपना अपना है, हर टीचर का अपना, क्योंकि टीचर को लगता है यार मैंने उसकी तरह बता दिया तो मैं वो समान हो गया। अरे यार ये क्या तरीका चल रहा है। आज लाखों टीचर्स बन चुके हैं, सब अपने अलग तरीके से बता रहे हैं, कॉमन बुक्स पे सहमति नहीं है। इसका मतलब ईगो का टकराव है। अब आपके साथ क्या होता है, मान लीजिए आप मुझे बहुत अच्छा मानते हैं, भगवान मानते हैं, जो भी मानते हैं, तो धीर सिंह सर ने कहा इसी को फॉलो करना है, यार वो सर अच्छा बताते हैं, उनको फॉलो करना है। अब उसका नुकसान किसको होता है? आपको होता है, क्योंकि आप भटक जाते हो। सब टीचर्स की अपनी मार्केटिंग का तरीका होता है, मेरा भी हो सकता है, मेरा भी कुछ स्वार्थ हो सकता है। बिना स्वार्थ के तो कोई आएगा भी नहीं, वीडियो भी नहीं बनाएगा, ये मान के चलिए। मुझे रिसोर्स हॉपिंग इसलिए रोकना है कि मान लीजिए मैंने फाइनल कर लिया कि मैं ग्रेड फर्स्ट कर रहा हूँ, ग्रेड फर्स्ट में मुझे ये मटेरियल पढ़ना है, ग्रेड सेकंड में मुझे ये मटेरियल पढ़ना है, ग्रेड थर्ड में पढ़ना है, आरएस में पढ़ना है, एसएससी नीट जो भी करना है, मैंने उसमें फाइनल किया। फाइनल करने के बाद जो कंटेंट है, मैंने उस कंटेंट को पढ़ना स्टार्ट कर दिया और ये तय कर लिया कि मैं इस कंटेंट को बदलूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। बदलूंगा क्यों नहीं? क्योंकि मैंने फाइनल करते समय चीज देखी थी, ये कंटेंट अच्छा है, इससे पिछले 2 या 3 साल में जो प्रश्न आए हैं वो पूछे गए हैं, मतलब ये ठीक है, सफिशियंट है। मान लीजिए कोई नई चीज आ गई तो मैं उसी कंटेंट में ऐड ऑन कर लूंगा, ठीक है, या उसके ऊपर आगे पेज चिपका दूंगा, उस पेज के ऊपर मैंने चीजें लिख ली। लेकिन ये नहीं है, धीर सिंह सर ने आज ये किताब बताई है, कल दूसरे टीचर ने कहा कि यार ये किताब और अच्छी है, मैं उसको लिया, 30 दिन में और लिया है, आज मैंने इसकी कोचिंग की, कल मैंने उसकी कोचिंग कर ली, कल परसों उसके मैंने नोट्स मंगा लिए, आज मैंने इसकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, कल दूसरे टीचर की ज्वाइन कर ली। नहीं, किसी की भी बातों से कभी प्रभावित मत हो। ये तो गांठ बांध लो कि मुझे रिसोर्स शॉपिंग नहीं करनी है। जिस दिन मैं जो चीज कंटेंट लेके चला, मुझे इसी के साथ रहना है, मजबूती के साथ खड़े होना है। उसमें कहीं मुझे लगा कि यार इस बार ये पेपर अभी जस्ट आया और इसमें से कुछ पर्सन नए आ गए, तो यार इसी कंटेंट में मैं ऐड ऑन कर लेता हूं। ये सबसे बेहतरीन तरीका है। मैंने जब पढ़ना स्टार्ट किया, मेरी जो बेसिक 3 किताबें थी, जैसे हिस्ट्री की बात करूं तो केसी श्रीवास्तव पढ़ा, उसको मैं ऐड ऑन किया, उसके अलावा किताब चेंज नहीं की। कोई कहेगा ये पढ़ लो, कोई कहेगा ये पढ़ लो, अरे सबके अलग अलग तरीके हैं भाई। मैंने जो किताब ली मैं उसी को पढ़ूंगा, उसी में चीजें ऐड ऑन करूंगा। कोई कहेगा ये, कोई किसी की बातों पे ध्यान देना चाहिए। तुम किसी को भगवान मानते हो तब भी उसकी बातों को स्वीकार मत करो। जिस कंटेंट को तुमने सबसे पहले फाइनल कर लिया, फाइनल करो उसकी क्वालिटी के आधार पे, उसके रिजल्ट के आधार पे। और उसके बाद जब फाइनल कर लिया तो हॉपिंग नहीं करनी है कि आज ये चीज, आज ये कोचिंग, परसों ये कोचिंग, आज इसका ऑनलाइन कोर्स, आज उसका कोर्स। नो, फिक्स है, इसी को रिवाइज करना है। 10 बार कम से कम इस किताब को पढ़ूंगा, फिक्स कर लो, इस किताब को मैं कम से कम 10 बार पढ़ूंगा। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो, 100% रिजल्ट देके जाएगा। तो ये चौथा स्टेप है, रिसोर्स फाइनल। कैसे करना है, क्या करना है, पहले से तय कर लो। पीवाईक्यू देखिए, अलग अलग जितनी राय लोगे अलग अलग लाएंगे, ज्यादा राय मत लो, आप अपने कोडिंग चुनिए। मैंने किसी से राय नहीं ली, मैंने खुद चीजें की, मुझे पता था कि यहाँ से चीजें अच्छी आई हैं, तो बेटर किताब है ना, टेक्स्ट किताब को चुना, उसको पढ़ा। अब कोई के लिए गाइड भी बेटर हो सकती है, कोई के लिए क्लास कोचिंग के नोट्स बेटर हो सकते हैं, किसी के लिए हैंड रिटन नोट्स बेटर हो सकते हैं। आपको क्या बेटर लगता है? आपको बेटर लगता है उससे जरूरी है क्या उसमें से प्रश्न आए हैं, ठीक है, क्या वो रिलायबल है, क्या जिस बंदे का नाम लिखा हो उसने खुद वो चीज लिखी है, इसका मतलब बेटर है। ये चीजें 3-4 चीजें होती हैं कोई भी चीज को चुनने की, वो चुनिए, ना कि किसी कहने पे। और सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूं माइक्रो एनालिसिस सिस्टम। मैं जो मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट करूंगा उसमें इस चीज पे बहुत फोकस देने वाला हूं। और ये मैं आप लोगों से भी कहता हूं जो बच्चे बहुत अभावों से गुजर रहे हैं, जिनको लगता है कि सर हम कोचिंग वोचिंग, देखो कोचिंग एक फंडा है, समझ रहे हो, सबका अपना फंडा है। कोचिंग के लिए लोग आकर्षित करेंगे, कोचिंग की बड़ी बड़ी तस्वीरें डाल के आपको ऐसा लगेगा यार कोचिंग कर लेनी चाहिए, यार इतने लोग पढ़ रहे हैं मुझे भी कर लेना चाहिए। ये सब एक एजेंडा होता है। सही बताऊं ना, मैं जो सुपरवाइजर वाले फर्स्ट बच्चे से मिला ना, मैंने उसकी ईमानदारी को महसूस किया कि सर कहीं से भी शुरुआत की जा सकती है, चीजें करने का जज्बा होना चाहिए। दादी के पास बैठकर भी आप टॉप कर सकते हो,
ये मुझे उस दिन महसूस हुआ कि यार कितने गंदे एजेंडे होते हैं हम सब टीचर्स के, ये ले लो वो ले लो। अरे नहीं, माइक्रो एनालिसिस कीजिए। तो बच्चा मेरे को हमेशा बोला कि सर मैं शाम को पढ़ने के बाद ये चीजें करता था कि आज जो मैंने सीखा क्या प्रभावी था, क्या आज मैंने अपने दिन का मैक्सिमम यूटिलाइज किया, क्या मैंने इस टॉपिक को पढ़ने के बाद इसके पीवाईक्यू देखे, क्या मैं इस टॉपिक को दोबारा से मुझे समझने की जरूरत पड़ी कि नहीं पड़ेगी। अब मैं मान लीजिए 10 प्रश्नों का एक टेस्ट देता हूं, उस टेस्ट में मेरा कितना स्कोर रहा, अब मुझे कहां सुधार करने की जरूरत है। यह माइक्रो एनालिसिस सिस्टम, ये आपके प्रतिदिन का हिस्सा होना चाहिए, वीकली नहीं, महीने वाला नहीं, प्रतिदिन का हिस्सा आपका होना ही चाहिए। ये नहीं होगा आगे नहीं बढ़ पाओगे, पता ही नहीं चलेगा मेरी प्रॉब्लम्स क्या है। तो माइक्रो एनालिसिस में आप ये करो कि मैंने जो टॉपिक, एक कोई भी टॉपिक लिया, वो टॉपिक मैंने पढ़ा शाम तक, फिर आपको देखेंगे उस टॉपिक को आपने आंखें बंद करके कितना टॉपिक याद है। नंबर 2, उस टॉपिक से पिछली एग्जामों में 2 सालों में 5 या 3 या 5 प्रश्न आए, आप उन प्रश्नों को देखिए, आंसर निकालिए उन प्रश्नों को पढ़ने के बाद, क्या उनके आंसर मेरे को इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आ रहे हैं। ठीक है, उन प्रश्नों के आधार पर एक इमेजिनेशन कीजिए कि इस टॉपिक पे नई चीजें क्या बन सकती हैं। ये माइक्रो एनालिसिस सिस्टम है। इस प्रकार एक एक टॉपिक को, एक एक टॉपिक को मतलब नहीं कि तुम 100% सिलेबस कवर करो, मैं कहता हूं कि तुम 20% इस तरीके से पढ़ो कि तुम्हारा 80% काम हो जाएगा। 80-20 का जो रूल है ना वो यही है, 20% तरीके इतने गजब के अपनाओ। माइक्रो एनालिसिस आप साथ कर रहे हैं ना, पीवाईक्यू 2 साल के हल कर रहे हैं, 10 साल के हल मत करो चाहे, तो उसमें इस प्रकार से पढ़ो पूरा टॉपिक, एक एक टॉपिक 80% सिलेबस कवर करो। पूरा कवर करने की जरूरत नहीं, 80% सिलेबस तुम यदि माइक्रो एनालिसिस सिस्टम के साथ कवर कर लेते हो, कमियों का पता चल जाता है, प्रतिदिन ये चीज दोहरा रहे हो, मतलब एक सीट बना लो। मैं एक सीट शेयर करूंगा टेलीग्राम पे, माइक्रो एनालिसिस का सिस्टम क्या होता है, 4 से 5 पॉइंट होते हैं, उसको फॉलो करना, उसकी डेली अपने हाथ से लिख लेना और उसमें प्रतिदिन टॉपिक का करना है। ये फॉलो करना है इस प्रोग्राम को, ऐसा नहीं कि नॉर्मली मेरी बातें सुनी और तुमने निकाल दी, नहीं, ये सच में बहुत मतलब इफेक्टिव प्रोग्राम है। तो ये माइक्रो एनालिसिस आप लोगों को करना है, और जो भी चीजें आपको लगती हैं उन चीजों को एड ऑन करें और प्रतिदिन जो आपको निकल के आता है उसके ऊपर वर्क करना है। छठा और अंतिम पिलर है इसका कमजोरी सुधार प्लान। अब इसलिए मैं कह रहा हूं कि जैसे मैं अभी एक बच्ची से बात कर रहा था काउंसलिंग के तहत, तो उस बच्चे ने बोला कि सर मेरा ग्रेड फेस्ट की मैंने प्रिपरेशन 2 या 3 बार कर ली, मेरा ये पार्ट कमजोर है, लेकिन ये मुझे लगता है मैं नहीं कर पाऊंगी। मतलब पहले से आपने इस चीज को तय कर लिया कि आप नहीं कर पाएंगे। होता क्या है कि कोई चीज कमजोर होती नहीं है, हम उसको स्थायी मान लेते हैं और अपने को लगता है कि हर बार इसको छोड़ रहे हैं। आपका जो कमजोर पार्ट है, जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है वो तो आपका है, उसको आपने 10 बार पहले पढ़ा, 2-1-2 बार दोबारा पढ़ के हो जाएगा। आप ये देखिए कि कमजोर पार्ट मेरा क्या है। मान लीजिए मेरा फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पार्ट है, मेरी पॉलिटी कमजोर है, तो मुझे पूरा जोर एक बार उस पर लगाना है, पूरा जोर लगाना। और जोर का मतलब ये नहीं होता कि आप उस पर जोर लगाना, दिमाग, ये टॉपिक की किताब है, थोड़ा सा इसके अंदर चीजें आप करना चाहोगे, सब नहीं करना चाहोगे आपके लिए बड़ी बन जाएगी। ठीक है, कोई कहेगा पेपर हार्ड आ रहा है, 40% नंबर नहीं बन रहे, आपको डर लग जाएगा, आप कभी भी छोड़ दो। नहीं, आप ये देखो क्यों नहीं बन रहे, कहाँ मेरी गलतियां रही हैं, कमजोरियां क्या रही हैं, मेरा स्कोर कितना काट रहा है, और मैंने कौन से ऐसे पर्सन थे जिनमें माइनर मिस्टेक किया है जिनको मैं समझ नहीं पाया। पूरी कमजोरियों को लिखिए और लिखने के साथ उनको समेटिए मत, उनको दूर करना प्रारंभ करते हैं ये तुरंत कि मुझे इस बात को कमजोर है, दूर करना, मुझे इस पर वर्क करना है। वर्क ऐसे नहीं कि आप गधे की तरह मेहनत करोगे, कि इसको बेटर तरीके से कैसे कवर किया जा सकता है। ये मान लीजिए यहाँ से 10 प्रश्न आते हैं एक पार्ट में से, मैं कोई नहीं, मेरे इस बार सिर्फ 2% सही हुए थे, मुझे 2 नहीं, मुझे 8% इस बार करना है। अब मैं कैसे करूंगा, उस कमजोरी को दूर करने के लिए पूरा जोर लगाना है, पूरा दमखम लगाना है, स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनानी है, अच्छा कंटेंट चूज करना है, खूब उसकी प्रैक्टिस करनी है। वो कमजोर पार्ट जब तुम्हारा स्ट्रॉन्ग होगा ना, तो मजबूत तुम्हारा स्ट्रॉन्ग था, कमजोर को तुम बराबर ले आए, और मान के चलिए कि आपको रोकेगा कौन मुझे बताओ। तो सबसे पहला काम ये करिए कि जो मेरे कमजोर पार्ट रह गए एनालिसिस करने के बाद, मैं उन पर थोड़ा ज्यादा फोकस करूं, उनकी प्रैक्टिस ज्यादा करूं, स्मार्ट स्ट्रेटेजी का प्रयोग करूं, चीजें धीरे धीरे बहुत अच्छी होने लग जाएंगी यदि आप इन 6 पिलर्स के साथ चलते हैं, ईमानदारी से चलते हैं, डिसिप्लिन को अपने जीवन का आधार बनाते हैं। मुझे नहीं लगता कि आप एक साल में किसी भी एक एग्जाम को क्लियरिटी के साथ पकड़ के तुम उसको तोड़ नहीं सकते, ऐसा नहीं हो सकता। ये चीजें करनी है, और ये करने के बाद मजबूती के साथ कन्फर्मेशन, विश्वास को अडिग बनाना है कि मैं ऐसा कर पा रहा हूँ। एग्जाम हॉल में इस विश्वास के साथ जाएंगे, प्रैक्टिस आपको इतना मजबूत बना देगी कि आपको जो लगता है कि मैं एग्जाम हॉल में गलतियां करता हूँ, ये नहीं होंगी नहीं गलतियां, क्योंकि प्रैक्टिस आदमी में कॉन्फिडेंस लेके आता है। कॉन्फिडेंस आपके अंदर कन्फर्मेशन, विश्वास को अडिग बना देता है कि यार मैं चीजें कर सकता हूँ और मेरी हो जाएंगी। थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटेजी को, थोड़ी सी अपनी स्टडी को इस 1 साल वाले प्लान में लेके आए और बेहतरीन तरीके से मेहनत करें। आने वाले 2 साल आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन रहने वाले हैं। मैं पर्टिकुलर हर विषय की जो रणनीतियां हैं, हर ग्रेड की रणनीतियां हैं, उस पर भी एक छोटा सा माइक्रो एनालिसिस करूंगा बुक्स लिस्ट के साथ, जो बड़ी ईमानदारी वाला सा रहेगा। वो आप फॉलो भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, बट एक बार इसको थोड़ा सा स्टडी में लेके आइएगा और कल से इस पर वर्क कीजिएगा। फिर रिजल्ट्स नहीं आए तो मेरे से बात करना कि सर रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, फिर मैं बात करूंगा क्यों नहीं आ रहे। थैंक यू वेरी मच।